तो EasyJet और UEFI आप लोग जानते होंगे कि ये सभी जो बॉक्स है, ये सब बॉक्स हम लोग जब हमारे UMD मिरेकल और दी अदर डोंगल्स नहीं काम कर पाते हैं, उसके बाद हम इन बॉक्स का सहारा लेते हैं अनलॉकिंग के लिए, फ्लैशिंग के लिए, डेड बूट रिपेयर के लिए, या फिर EMMC के बैड हेल्थ को सॉल्व करने के लिए। तो हमारी ये बॉक्स जो है नॉर्मल डोंगल के अनुपात में काफी अच्छा काम करता है। तो UEFI की क्लास आप लोगों का हो चुका होगा और आज हम लोग EasyJet समझेंगे। तो EasyJet और UEFI दोनों सेम चीज है, सिर्फ दोनों में काम एक ही है दोनों का। EasyJet अभी UFS की भी सपोर्टेड है और UEFI पे अभी UFS का काम नहीं होगा। यही दोनों में फर्क है थोड़ा सा के लिए। अगर UEFI भी अपडेट दे दे UFS की तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अपडेट की तो कोई अभी उम्मीद और आसार तो कहना मुश्किल है कि कब आएगा। तो हम लोग चलते हैं EasyJet पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि EasyJet अगर अभी आप परचेज करते हैं तो आपको इस तरह से इसकी किट आती है कंप्लीटली। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। ठीक है, इस टाइप से आपको EasyJet का किट आएगा बॉक्स में। इसमें आप रेड खरीदिए या ब्लैक खरीदिए। कितने लोगों का होगा सवाल कि सर रेड लें या ब्लैक लें। तो दोनों बॉक्स एक ही है, हार्डवेयर दोनों की अंदर से सेम है, सिर्फ ऊपर से उसके कवर का फर्क है, सिर्फ ये जान लीजिए। दोनों बॉक्स में ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस है। रेड और ब्लैक इसलिए किया गया है कि रेड बॉक्स के साथ आपको एक आध पीस जो एडाप्टर्स हैं, जो एडाप्टर्स आप यहाँ देख रहे हैं, वो कुछ एडाप्टर जो है वो ज्यादा मिलता है। साउंड तो हमारा सही है, ठीक है। तो कुछ एडाप्टर के फर्क होते हैं। बॉक्स दोनों सेम होता है, तो रेड लीजिए या ब्लैक लीजिए कोई फर्क नहीं है, सेम होता है। रही बात तो कंपनी और इसके साथ EMMC की जो एडाप्टर होते हैं जिसमें आप EMMC लगा सकते, वो अब बॉक्स के साथ नहीं आता है। ठीक है, UEFI में 2 डब्बा आता है, 2 डब्बा तो नहीं, एक ही डब्बे में सब आते हैं। तो यहाँ EasyJet में क्या है कि बॉक्स के साथ कोई एडाप्टर नहीं आते हैं, एडाप्टर आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। अगर इसकी एडाप्टर लेंगे तो इस टाइप से एडाप्टर दिखता है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये इसकी एडाप्टर है जिसमें कि आप EMMC लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है। और इसकी भी एडाप्टर में जिस हिसाब से UEFI के एडाप्टर में 2-4 EMMC लगते हैं, तो इसमें भी 4 EMMC लगता है। 221, 183, 162 एंड 153, 169, ये सभी जो EMMC है इसमें एक ही एडाप्टर में लगता है। ठीक है, सिर्फ इसमें करना क्या पड़ता है कि इसकी आप सामने में सबका नंबर दिया हुआ रहता है, 221, 153, 183, जो भी EMMC आप डालेंगे तो ये यहां से खुलता है। देखिए ये खुलता है, ठीक है। ये जब खुलता है तो यहाँ पे सारे नंबर दिए गए हैं, सारे जैक हैं, 1 2 3 4 जैक हैं। इस सभी जैक का नाम है, ठीक है। ये सभी जैक का नाम है। जो भी EMMC आप इसके अंदर डालेंगे, इस एडाप्टर के अंदर आप जो भी EMMC डालेंगे, उस EMMC का जो नंबर वाली जो स्लॉट है, वो स्लॉट आपको यहाँ कनेक्ट करना है। ये इसका नीचे का बेस प्लेट होता है, ये देखिए छोटा सा बेस प्लेट है, ठीक है। समझ लीजिए ध्यान से, आसानी से, अच्छे से, ताकि बाद में आपको कोई तरह का परेशानी ना हो। चलिए मैं फिर से बताता हूं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये इसका बेस प्लेट है, ये तो बॉक्स में लगता है। ये जो हमारी बॉक्स है, बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स में हम इसको कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, इस तरीके से ये कनेक्ट होता है।
ठीक है, आप समझ गए होंगे यहां तक। अब ये जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए ये ईएमएमसी का एडाप्टर है, ये देखिए एडाप्टर है ईएमएमसी की। इसमें आप 162, 183, 152, VGA 221 ये सब आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी ईएमएमसी आप इसमें कनेक्ट करेंगे, ईएमएमसी का यहाँ नोज मार्क दिया हुआ रहता है सामने में, कि ईएमएमसी के ऊपर में जो नोज मार्क रहते हैं इसकी एरो के तरफ आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट करेंगे। चैट आप लोग मत कीजिए, बातचीत बाद में कीजिएगा, क्लास के बाद 5 मिनट छोड़ देंगे, जितना होगा मछली बेचना बेच लीजिएगा, लेकिन अभी अब बंद कीजिए चैटिंग, ध्यान आइए टॉपिक पे, नहीं तो बाद में फिर आप बोलिएगा कि सर ईएमएमसी मुझे कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, कैसे यूज करते हैं। आप ही के साथ समस्या होगा, मेरे को तो समस्या नहीं है, आपके साथ समस्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोज मार्क दिए रहते हैं, इस नोज मार्क के तरफ हम आईसी का जो नो पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पॉइंट, उसको कनेक्ट करते हैं। अब बात यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा, VGA 221 की जो ईएमएमसी आती है, VGA 221 की जो ईएमएमसी आती है, अगर आप UFI की JETEDGE की एडाप्टर में कनेक्ट करेंगे तो वो ईएमएमसी अपोजिट लगता है। अपोजिट का मतलब होता है कि अगर इस कोने में नोज मार्क है तो वो सीधे सामने वाले कोने में उसका नोज मार्क जाएगा, यानी उल्टा। VGA 221 की ईएमएमसी EG-JETEDGE की एडाप्टर में अपोजिट लगते हैं, उल्टा लगता है, सामने से नहीं, जिधर एरो है उसके सीधे सामने वाले कोने में। ठीक है, तो ये VGA 221 के साथ होता है, ध्यान रखना है कि VGA 221 को अगर आप नोज मार्क के तरफ से कनेक्ट करेंगे तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, फिर आप बोलेंगे कि सर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखना है VGA 221। बाद बाकी जितनी एमएमसी है सारे के सारे नोज मार्क के तरफ से ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, नोज मार्क की तरफ से ही कनेक्ट होंगे। अब सपोज दैट कि इसमें आप जो भी एमएमसी लगाते हैं, जो भी आप ईएमएमसी लगाते हैं इसमें, उस ईएमएमसी का VGA होता है। ठीक है, ईएमएमसी VGA मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो ये तो आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने है। ठीक है, अब आप लोग यहां नोटिस कीजिएगा, नोटिस करने की चीज है, समझने की चीज है। ठीक है, यहां नोटिस कर कीजिए आप कि ये सारी ईएमएमसी जो है आपके हैंडसेट से निकलते हैं। लेटेस्ट में VGA 254 भी है, वो भी हो गया, स्क्रैच करना चालू कर दिए। ठीक है, अब यहां आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि ये सभी ईएमएमसी जो है अभी मार्केट में रनिंग है। रनिंग मींस लेटेस्ट है, रनिंग है। ठीक है, ये रनिंग ईएमएमसी है, यही सब ईएमएमसी आपको ज्यादा निकलेगा। ये देखिए 169, 153, 221 एंड VGA 254। VGA 254 जो सिंगल में, ये अभी सबसे ज्यादा आपको ये निकलेगा अभी के फोन में। उसके बाद 221 निकलेंगे, उसके बाद 153 एंड 169। ये 162 एंड 186 ये सब अब ओल्ड हो चुका है, पुराने 2GB 4GB फोन में आते थे। लेकिन जब से आया 32GB 16GB 32GB जब से आया, तब से 221, 153, 169 एंड 254 आया, तो 256GB 512GB तक ये आने लगा है। ठीक है, तो ये अभी ईएमएमसी की ये VGA है, ताकि आपको VGA में दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा मैं, लेकिन फिर भी मैं डीपली से समझा रहा हूँ। ये सब सारी ईएमएमसी की VGA है, यानी ईएमएमसी को जब आप निकालते हैं तो उसके अंदर की जो बॉल्स की जो डिजाइन होते हैं, जिसको आप रिवॉल्व करते हैं, उस डिजाइन से ही उसका VGA होता है। अब यहाँ एक चीज और आपको समझना है, UFI में आपको सिर्फ आप VGA समझते हैं, डायमेंशन आपको नहीं बताया गया होगा। UFI बॉक्स में वहां डायमेंशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन EG-JETEDGE बॉक्स में डायमेंशन की आवश्यकता है। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, तो हमारे ईएमएमसी का ये बॉडी का साइज,
हमारे ईएमएमसी की बॉडी की साइज, ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई एवं चौड़ाई, ये मायने रखता है इजी अटैच बॉक्स में। अगर इस चीज को आप नहीं मायने रखेंगे तो आपकी ना ईएमएमसी जो है आपके एडाप्टर में कोई कोई लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बीजीए 221, 162 एंड 153, ये तीनों ईएमएमसी का जो डायमेंशन है सेम है, 11.5 इंटू 13, 11.5 इंटू 13 एंड 11.5 इंटू 13, ठीक है। ये तीनों का क्या है साइज जो है ईएमएमसी की जो बनावट होते हैं, बॉडी का जो साइज होता है वो तीनों के सेम होते हैं। तो अब यहां बात है कि अगर आप 186 लगाएंगे तो इसका डायमेंशन बदलना पड़ेगा, डायमेंशन बदलने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए डायमेंशन दिखाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कि ये जो ऐसी फ्रेंड की जो मार्क आते हैं ये हमारा क्या है, एडाप्टर है, ठीक है, एडाप्टर है, 13-in-1 करके ये आता है, समझ लीजिएगा ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसी फ्रेंड करता क्या है, जितने भी बॉक्स मार्केट में है ईएमएमसी की काम करने वाली, चाहे यूएफआई है, इजी जेटेज है, मेडूसा है, रीफ है, एएफटी है, एएफटी बॉक्स आया था शायद, एटीएफ, सॉरी एटीएफ, एडवांस टर्बो फ्लैशर, एटीएफ। तो ये सब जितने भी बॉक्स हैं उस बॉक्स में ईएमएमसी कनेक्ट करने के लिए जो एडाप्टर होते हैं ये एडाप्टर को बनाता है, ये हार्डवेयर को बनाता है, समझिए ये हार्डवेयर को बनाता है। तो आप लोगों में से काफी लोग इसे इस्तेमाल भी करते होंगे। इसमें भी क्या चीज है, तो यहाँ देखिए ये इसका ईएमएमसी का एडाप्टर है, जो कि ईएमएमसी का एडाप्टर मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है, आपने देखा ये ईएमएमसी का एडाप्टर है। और ये साइड में दो क्या है, बेस प्लेट है, यानी कि ये बेस प्लेट जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, ये स्पेशल फॉर इजीजेटेज कंपनी की है, इजीजेटेक की है, और वो आईसी फ्रेंड मॉर्क ब्रांड का आईसी फ्रेंड का है, ठीक है। तो जो आप इजीजेटेक बॉक्स खरीदते हैं उस बॉक्स में तो आपको मिलता नहीं है आईसी की एडाप्टर, तो आप उस एडाप्टर को लेने के बजाय सपोज दैट आईसी फ्रेंड की ये किट खरीद लेते हैं, ये आईसी फ्रेंड की किट आप खरीद लेते हैं। तो इसका फायदा ये है कि इसकी जो एडाप्टर है, जो कि आपके स्क्रीन पे आप सामने देख पा रहे होंगे, मिडिल वाली जिसपे हमारा कर्सर है, और ये तीनों, ये क्या करता है, आपके यूएफआई में भी काम करता है। सपोज दैट आपके यूएफआई के एडाप्टर खराब हो गए, आपने यूएफआई भी रखा है, इजीजेटेज भी रखा है, कल के डेट में आप मेडूसा भी लेने वाले हैं, सपोज दैट, यानी तो सिर्फ यूएफआई इजीजेटेज तो अब कॉमन हो रहा है कि हर किसी के पास धीरे धीरे हो रहा है। तो उस चीज में आपको ये चीज काफी फायदेमंद होता है कि इसकी जो एडाप्टर है वो सभी बॉक्स में काम करते हैं, ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको दिखेगा, यहाँ देखिए यूएफआई बॉक्स लिखा हुआ है और यहाँ देखिए इजीजेटेज लिखा हुआ है, ठीक है, इस बेस के ऊपर में इजीजेटेज शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इजीजेटेज लिखा हुआ है, ईएमएमसी 5.1 और यूएफआई ईएमएमसी 5.1 यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप इस किट को यूएफआई में इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली बेस आपको इसमें से लेना पड़ेगा, और अगर EasyJet में इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली बेस लेना पड़ेगा, ये नीचे वाली बेस। और ये वाली बॉक्स आप बेस जो है आपके यूएफआई में या EasyJet जिसमें चाहे आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लेना होगा ये वाली बीच वाली, ठीक है। और इस बीच वाली पे क्या है, 8 सॉकेट दिए गए हैं पीछे में, जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। आप पीछे में देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ चारों सॉकेट है तो उसमें 8 सॉकेट है, इस हिसाब से जैक है। अब आप इसमें जो eMMC डालेंगे उस जैक का नाम दिया गया है 221, 183, 153, वो वाली जैक आप घुमा करके उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो यही सेम चीज वहां भी है, बल्कि वो आईसी फ्रेंड का है, ये जेटेक का है। तो वहां पे क्या रूल्स हैं कि अगर आप इसे जेटेक में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ देखिए जेटेक वाली बेस लेना है और ये eMMC वाली एडाप्टर लेने हैं। इस एडाप्टर में आपको आईसी कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप जो भी बीजीए आईसी कनेक्ट करेंगे, सपोज दैट 153 कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 153 करेंगे तो 153 यहाँ पे आप लगाएंगे। और लगाने के बाद इसकी जो ये जो है 153 का जो जैक होगा, पीछे में जैक रहेगा, उसके सामने 153 लिखा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे में यहाँ पे 153 लिखा हुआ है, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये वाली जैक क्या है कि उसके खांचे में लग जाएंगे, और इसको आप लगा दीजिए ऐसे डाल के, तब जाकर के आइडेंटिफाई करेंगे तो डिटेक्ट करेगा। और इसके बाद सेकेंड चीज कि इसमें जब आप 153 आईसी लगाएंगे तो 153 आईसी में कौन सा डायमेंशन चाहिए, देखिए 153 आईसी में चाहिए 11.5 इंटू 13 डायमेंशन, जो कि डायमेंशन इसमें लगता है, इसमें लगता है। वो डायमेंशन मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से होता है, ये देखिए मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये डायमेंशन है। इस पे जो है, ठीक है, ये डायमेंशन है, यही डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 11.5 इंटू 13 का डायमेंशन है, ये निकालना है, और ये बीजीए 153 पे क्या होगा, काम करेगा। तो यानी बीजीए 153, 221, 162 ये सब जो है, और बीजीए 254 जो अभी सबसे लेटेस्ट है, यानी कि ये सब सभी आईसी जो है एक ही डायमेंशन में काम करता है। डायमेंशन मींस आईसी की जो बॉडी की जो साइज होते हैं, ये डायमेंशन, तो इसी पे ये काम करता है 11.5 इंटू 13। तो यही एक निकालना है, और इसमें आपको 3 आईसी कनेक्ट हो जाएंगे। रही बात अगर आपके पास आ गया बीजीए 186, यहाँ देखिए 186 आ गया, तो 186 के लिए कौन सा डायमेंशन लेना है, तो यहाँ देखिए यहाँ नंबर क्या है 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 है। तो यहाँ देखिए 12 इंटू 16 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये ऊपर वाली डायमेंशन आप इसकी निकाल लीजिए 12 इंटू 16, ये डायमेंशन बदल दीजिए, आपको 186 आपकी ऐसी लग जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस बॉक्स की सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन समझ गए होंगे कि EasyJet बॉक्स में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यही सब थोड़े बहुत तामझाम यानी कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट रहने की वजह से कुछ लोग इसमें उलझ जाते हैं, और उलझने की वजह से वो सोचते हैं कि हटाओ, इससे अच्छा यूएफआई ले लेते हैं, कोई झंझट नहीं है, आराम से ऐसे निकालो डालो, उसमें कोई डायमेंशन का लोचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 एडाप्टर है, आराम से एडाप्टर के सामने एडाप्टर की बीजीए उस पर लिखा हुआ है, आसानी से कनेक्ट करके वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बस इसी EasyJet में काफी लोग थोड़ा उलझ जाते हैं, तो उसे लोग अवॉइड करते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके पास सभी चीज का एक आइडिया हो जाएगा तो आप कोई भी बॉक्स चला सकते हैं आसानी से। तो यहाँ तक समझ गए होंगे बीजीए डायमेंशन क्यों लेते हैं, क्योंकि आईसी का साइज होगा, बड़ी साइज आईसी को आप छोटी डायमेंशन में डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा, लगेगा ही नहीं, आप जबरदस्ती करेंगे तो एडाप्टर खराब होगा या आईसी टूटेगा। तो हर आईसी का डायमेंशन आपको रहता है, और मैक्सिमम यही सब रनिंग आईसी है, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। कंपनी का क्या है, वो तो पुराने से लेके नए सब आपको दे देते हैं ताकि आपसे वो पैसे ले सके। तो 11.5 इंटू 13 हमारा ये डायमेंशन, इसमें सभी आईसी कनेक्ट हो जाते हैं।
तो इस डायमेंशन को हम इसमें सेट करते हैं। इसमें उल्टा नहीं आएगा, ये सीधा ही जाएगा, क्योंकि इसका एक कोना जो है कट किया हुआ रहता है। ये देखिए हमारा डायमेंशन इसमें लग गया है, ठीक है, ये डायमेंशन लगा। उसके बाद ये हमारे हाथ में VGA 221 ऐसी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा VGA 221, तो ये उल्टा लगता है, तो इसको हम अपोजिट में कनेक्ट करेंगे। ऐसे लगाने के बाद ढक्कन को हम लगा दिए। अब हम इसमें 221 लगाए हैं। इसके पीछे में आपको दिखेगा शायद कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए सब सॉकेट के नीचे नाम लिखा हुआ है 221, 153, 162, 529। तो हमारा 221 अभी हमने लगाया, तो ये वाली सॉकेट हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, तो इसमें, ठीक है। 221 को 221 में हम इस तरह से लगा देंगे, ये लग गया। यही सेम चीज है आईसी फ्रेंड की मॉर्क में, ठीक है, सेम यही चीज है आईसी फ्रेंड की मॉर्क में इस्तेमाल करने का तरीका। नीचे का बेस प्लेट है, आईसी है, डायमेंशन है, लगाइए, कनेक्ट कीजिए और अपनी मेन बॉक्स से इसे, फिर ये हमारा मेन बॉक्स से इसे हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये हमारा लग गया, ठीक है, लग गया। अब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए, ये तो हमारा जो टॉपिक था बॉक्स और ईएमएमसी के बीच की कम्युनिकेशन कैसे बनाते हैं, ये मैंने बताया कि बॉक्स और ईएमएमसी की कम्युनिकेशन। अब हम बताते हैं कि EasyJet बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए पीसी, ठीक है। तो EasyJet बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए बेहतर रहेगा आप विंडो 10 इस्तेमाल कीजिए 64 बिट, ठीक है। हमारा स्क्रीन जा रहा होगा सभी को, ठीक है। चलिए, तो विंडो 10 इस्तेमाल करेंगे। आईसी फ्रेंड में यूएफएस की भी सॉकेट आते हैं, उसके लिए आपको आईसी फ्रेंड प्लस यूएफएस के लिए लीजिएगा, तो एक आती है ओनली फॉर ईएमएमसी और एक आती है ईएमएमसी प्लस यूएफएस, वो आपको महंगा पड़ेगा। ईएमएमसी वाली शायद आपको 13 in 1 आते हैं, 13 आईसी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ईएमएमसी ओनली शायद 7000 जो भी हो, रेट में नहीं कंफर्म कर सकता। और अगर आप उसमें यूएफएस वाले भी लेंगे तो वो समथिंग 15 या 16,000 की आते हैं, जिसमें आप यूएफएस प्लस ईएमएमसी दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो ऐसा भी होता है कि आप ईएमएमसी के लिए ले लिए और यूएफएस के लिए अलग से एडेप्टर आता है। चलिए मैं दिखाता हूं मेरे हाथ में, ये देखिए, ये यूएफएस की एडेप्टर है, इसमें ओनली फॉर यूएफएस कनेक्ट होते हैं, यूएफएस प्लस आईएसपी, सामने इसका आईएसपी दिया गया है सामने में, ठीक है। और इसमें देखिए ये यूएफएस की सॉकेट है, इसमें यूएफएस की आईसी आप लगाइए, और नहीं तो आईएसपी करना है तो आईएसपी कीजिए। तो ये है स्पेशल फॉर यूएफएस, ठीक है, ये ओनली जो है यूएफएस के लिए है, ठीक है। इसमें आईएसपी भी होता है, आईएसपी मींस ईएमएमसी की नहीं, यूएफएस की आईएसपी आप यहां से कर सकते हैं, यानी आरएक्सओपी आरएक्स ऑन, टीएक्सओपी टीएक्स ऑन। कंपनी ये जो है EasyJet का ही है, EasyJet ने ही इसे बनाया है, ये EasyJet कंपनी की है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि EasyJet बॉक्स को प्राइस, सर आप इसकी प्राइस, मैं कंफर्म तो नहीं, मेरे ख्याल से 17 या 17.5 का आएगा, ठीक है। और अगर चाहिए तो फिर कंपनी का आपको नंबर होगा ही, और आप अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। देखिए यूएफएस नहीं, किसी ने लिखा यूएफएस और EasyJet में डिफरेंस क्या है सर, यूएफएस की मैं यूएफएस आईसी होते हैं,
यूएफआई और EasyJet में क्या फर्क होता है आप पूछ सकते हैं। यूएफएस तो हमारा जो EMMC की अपग्रेड वर्जन यूएफएस है, ठीक है। यूएफआई और EasyJet में फर्क यही है कि दोनों में काम होते हैं, बल्कि यूएफआई के फंक्शंस जो है आसान है, EasyJet के फंक्शंस थोड़े से जटिल हैं, और EasyJet में यूएफएस IC की आप काम कर सकते हैं, यूएफआई में नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चलिए चैट बंद कीजिए और आइए टॉपिक पे। अब चलते हैं हम इसकी इंस्टॉलेशन पे, कि हम लोग EasyJet बॉक्स के लिए पीसी हमारा विंडो 10 होना चाहिए 64 बिट, उस पे आपकी जेटेक आसानी से काम करेंगे। विंडो 7 पे भी करते हैं, बल्कि आपको वहां जो है काफी सारे ड्राइवर मैनुअली देना पड़ेगा, ड्राइवर का काफी ज्यादा इशू होता है वहां, और विंडो 10 में काफी सारे ड्राइवर इनबिल्ड आते हैं, तो ये आसानी से काम करता है। तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आपको गूगल से इसका सेल डाउनलोड करना पड़ेगा, Z3X सेल, ठीक है। ये डाउनलोड Z3X सेल यहां से आप कर लीजिए, चाहे जो भी पेज से होता है आप इसे डाउनलोड कीजिए। जब ये डाउनलोड हो जाए, हमारे में ये डाउनलोड है, मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ क्या है, ये देखिए लेटेस्ट सेल डाउनलोड है, इसे आपको इंस्टॉल करने अपनी पीसी में, यहाँ से इसे इंस्टॉल कीजिए। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे उस वक्त बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी बॉक्स की जो ड्राइवर होते हैं, आपके बॉक्स की ड्राइवर एंड यूएसबी ड्राइवर, वो इस सेल के अंदर होता है। जब आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपनी बॉक्स को कनेक्ट कर दीजिए, तो सिर्फ आपका ये यहाँ सेल बन करके आएगा। जब सेल इंस्टॉल हो जाए तो इसे ओपन कीजिए, बॉक्स लगा करके, सेल इंस्टॉल होने के बाद बॉक्स लगा करके इसे कनेक्ट करके ओपन कीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसका यहाँ सपोर्ट फाइल है, सपोर्ट फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ चले आइए सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, और यहाँ से EasyJet पे। तो सॉफ्टवेयर और EasyJet पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ क्या है कि आपको इसके सारे टूल्स मिल जाएंगे, यानी कि EasyJet में काम लगने वाले जो भी टूल्स हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। सबसे लेटेस्ट है, देखिए EasyJet रिलीज जो है 37020 है, सबसे लेटेस्ट में। पुराना भी है तो इसको नहीं, इसको डाउनलोड कीजिए। एक EMMC फाइल मैनेजर डाउनलोड कीजिए, और एक आप यहाँ से EasyJet प्लस डाउनलोड कीजिए 1640। ये 3 सेटअप को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास डाउनलोड किया हुआ है, प्लस है, ठीक है, 1640 ये हमारे पास डाउनलोड है। एक सेटअप, 2 सेटअप एंड 3 सेटअप, तीनों सेटअप हमारे पास इसका डाउनलोड है। ये तीनों सेटअप को बारी बारी से रिपीट, विशाल जी ध्यान दिया कीजिए, सेल को इंस्टॉल कीजिए। सेल इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे EasyJet का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, यानी कि आप जो यूज करेंगे बॉक्स को, तो उसके लिए जो बॉक्स की टूल है ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहला टूल 37020 डाउनलोड कीजिए, सेकेंड में 118 डाउनलोड कीजिए EMMC फाइल मैनेजर, और थर्ड में EMMC प्लस 1640 को डाउनलोड कीजिए। ये सभी को डाउनलोड करने के बाद कहीं पे इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसे बारी बारी से लेटेस्ट सेटअप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि अगर Z3X सेल से कीजिएगा तो ये इसका सपोर्ट साइट है ना, यहाँ से आपको उसकी एक बार में रियल फाइल्स आपको मिल जाएंगे। गूगल पे भी आपको इसकी टूल्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ से कीजिए इसकी, ठीक है।
तो यहाँ से डाउनलोड कीजिए। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अगर उसकी नेक्स्ट अपडेट होंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सारे सेटअप को आप इंस्टॉल कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 सेटअप आपका इंस्टॉल होगा आपके पीसी में। ये 4 सेटअप इंस्टॉल करने के बाद बारी बारी से इस सेटअप से आप काम कर सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हम आपको प्रोसेस बता दिए हैं। इस प्रोसेस के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से भी इसकी सेटअप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, EasyJet क्लासिक स्वीट, EasyJet प्लस और eMMC फाइल मैनेजर, इस तरह से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद चलिए हम बॉक्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहली सेटअप को हम ओपन किए हैं। इसकी फर्स्ट सेटअप इसका क्या है कि ओपन होने के बाद ये सब सारे जो है आपकी बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। और ये हमारा बॉक्स का फ्रंट व्यू है, जिसमें कि हम एडाप्टर को कनेक्ट करते हैं। नीचे देता है कि हमारा जो एक्टिवेशन है हमारे बॉक्स में, जिसमें कि हमारा जेटेज प्लस एक्टिवेटेड है और जेटेज एक्टिवेटेड है। LG सैमसंग एक्टिवेट इस बॉक्स में नहीं है, आपका भी ऐसा ही मिलेगा। LG सैमसंग की काम जो है आप जेटेज से कर सकते हैं और जेटेज प्लस से कर सकते हैं, इसकी कोई स्पेशल एक्टिवेशन की आवश्यकता नहीं है। नीचे हमारा कॉम-पोर्ट एंड कॉम-3, ये हमारी बॉक्स की जो आइडेंटिफिकेशंस है, हमारी बॉक्स की कनेक्टिविटी यहाँ से शो होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे eMMC की कनेक्टिविटी पे। तो यहाँ से आ जाना है आपको eMMC पे। eMMC पे आने के बाद जिस तरह की आपने UEFI में देखा होगा कि VCC, VCCQ, क्लॉक एंड बस बिट, इस चीज को आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रहता है, आपकी डिटेक्ट हो जाते हैं। देखिए Z3X कंपनी है, EasyJet Z3X जो है ये EasyJet। तो Z3X जो आया था वो शुरू मॉडल के लिए आया था सैमसंग के लिए, और ये EasyJet प्लस है, यानी Z3X हमारा जो है वो लोअर वर्जन हो गया और ये हमारे लेटेस्ट वर्जन हो गया। Z3X बॉक्स था और ये EasyJet प्लस बॉक्स है। तो यहाँ क्या है कि बॉक्स हमारी ओपन होने के बाद ऊपर की जो इसकी सेक्शंस है, ये जो ऊपर की आप कॉलम देख रहे हैं, ये कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई सेशन। यहाँ पे आने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन पूछेगा कि आप ISP से रीड करना चाहते हैं या सॉकेट से रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमें सॉकेट ही है, तो हम यहाँ सॉकेट सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा सॉकेट हो गया सेलेक्ट। अब क्लॉक स्पीड आप क्या देंगे, 42, तो 42 ही रहने देते हैं, मैक्सिमम है। ठीक है, और देखिए यहाँ हमारा ये VCC वोल्टेज पूछ रहा है। IO वोल्टेज का मतलब होता है कि हमारी IC की मेन वोल्टेज, VCC वोल्टेज। VCCQ आपको देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे वो UEFI में VCCQ लगते हैं, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट बॉक्स से वो जनरेट कर लेता है। तो 1.8 पे भी कर सकते हैं, 2.8 पे भी कर सकते हैं, 2 वोल्टेज है, तो हम सबसे पहले 1.8 पे ही डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद बस स्विच यही सेम रहेगा,
इतनी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ से देखिए शो लेग्स डिबग डाटा एंड रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशन, ये कह रहा है कि आपकी जो आइडेंटिफाई में जो लॉग डिटेल्स निकलेंगे, क्या आप उसकी जो है डेटा और सॉफ्टवेयर पार्टीशंस को भी देखना चाहेंगे। सो मतलब देखना चाहेंगे, तो जी मैं देखना चाहूंगा, तो ये हमारे टिक रहेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डिटेक्ट यहाँ हमारा क्या है कि देखिए ये जो कनेक्टिविटी होता है, ये सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि सारे कनेक्टिविटी हमारे कनेक्ट है या नहीं। यानी हमारी ईएमएमसी और बिक्स बॉक्स के बीच की जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशंस में ये सारे पिंस में कोई एक पिन अगर एरर होगा तो हमारी आईसी प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं होंगे। तो EasyJet जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आईसी जब डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सारी कनेक्टिविटी बनी या ना बनी। तो यहाँ सारे कनेक्टिविटी जो है ये बन चुका है, हमारी कनेक्टिविटी जो है ये प्रॉपर बने हुए हैं। इस चीज को सबसे पहले नोटिस करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारी ईएमएमसी की जो इंफॉर्मेशन है, ये हमारी बॉक्स की ऊपर की ये बॉक्स की सीरियल नंबर है, नीचे हमारा जो 1.8 वोल्ट मैंने दिया था ये वोल्ट में है, तो ये माइक्रो वोल्ट में है, मिली वोल्ट में है, यानी कि कम वोल्ट। ये मिली वोल्ट हो गया, यानी कि 1.8 का 1800 ये मिली वोल्ट। और ये 52 रिवॉल्व करके लगाने की जरूरत आपको यूएफआई में है, और EasyJet में रिवॉल्व करके लगाने की जरूरत नहीं है। आईसी को निकाल करके सिर्फ डिसोल्डर वायर से उसे बरोबर में क्लीन कर दीजिए, बरोबर में सभी पिंस बरोबर होनी चाहिए। क्लीन करके साफ करके उसे आप ब्रश मार करके अच्छे से साफ करके आप उसे लगा सकते हैं बिना रिवॉल्व किए। और जब आपकी EMMC प्रोग्रामिंग सक्सेस है, सब कुछ ठीक है, फिर आप उसे रिवॉल्व करने के बाद बोर्ड पे लगाइए। तो यूएफआई में रिवॉल्विंग मस्ट है, EasyJet में रिवॉल्विंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सर जी फुल फॉर्म ही सीखेंगे कि सबसे पहले इसकी सारे प्रोसेस को सीखेंगे? फुल फॉर्म भी सब कुछ का आपको धीरे धीरे हम सब फुल फॉर्म, CID एंड CSD का मतलब होता है सिक्योरिटी आईडी, सब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 मिनट सर, हमारा एक कॉल आ गया है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
ओके, चलिए, तो यहाँ ध्यान देना है कि हमारे जो पिन आउट्स हैं ये कनेक्टिविटी हमेशा रहना चाहिए। सब बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे। यहाँ से हमारी है कि 1.8 वोल्ट पे ये डिटेक्ट हुआ है, 42 किलो हर्ट्ज की ये क्लॉक स्पीड लिए हैं, एंड 8 बीट का ये जो है बस लाइन पे ये डिटेक्ट हुआ है। ये डिटेक्ट होने के बाद जो है आपकी, जब ये सब सारी चीज कनेक्टिविटी प्रॉपर रहेंगे, ध्यान रखना है, तभी यहाँ से आपकी ईएमएमसी की इंफॉर्मेशन निकलेगा। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़े बहुत लॉस रहेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपका सही से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहां से हमारा ईएमएमसी का इंफॉर्मेशन निकलना स्टार्ट हो गया, ईएमएमसी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ईएमएमसी का हमारा इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो गया, तो जिसको हम लोग कहते हैं लॉग डिटेल। लॉग डिटेल तो ऐसे आपने यूएफआई में पढ़ा होगा, वही लॉग डिटेल यहाँ भी है, जैसा कि आपने यूएफआई का पढ़ा सेम चीज यहाँ भी है, बल्कि जो दिखने का इसकी लॉगो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बल्कि सब चीज वही है। सीआईडी सीएचडी नंबर आपको वहां भी दिखता है, सीआईडी सीएचडी नंबर यहाँ भी है। अब सीआईडी का मतलब होता है ये हमारा कार्ड का तो ईएमएमसी सीआईडी, यानी कि सीआईडी मींस ये हमारी सिक्योरिटी आईडी होता है, हमारे जो ईएमएमसी की ये कार्ड आइडेंटिफिकेशन इसे कहते हैं। यानी आपकी जो ईएमएमसी कार्ड है उसे हम एक सीआईडी का मतलब कार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी आपकी जो ईएमएमसी है वो जो कार्ड है उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जो कि हर हैंडसेट में आपकी सीपीयू जितने बार आपके हैंडसेट को रिबूट करता है या आप अपने हैंडसेट को ऑफ करके ऑन करते हैं तो आपकी जो सीपीयू है उस कार्ड की आइडेंटिफिकेशंस को चेक करता है। जब उसे वो आइडेंटिफिकेशंस मिलते हैं तभी जाकर के वो आपके हैंडसेट को बूट होने देता है। ठीक है, अगली है एमएमसी सीएसटी। ठीक है, एमएमसी सीएसटी यानी कि ये हमारा है, इसे कहते हैं कार्ड स्पेसिफिक डेटा, यानी कि कार्ड स्पेसिफिकेशंस डेटा, यानी कि आपकी जो आईडी है, कार्ड की जो आइडेंटिफिकेशंस आईडी है, वो आईडी और ये डेटा ये दोनों रहना चाहिए इसके अंदर, तभी आपकी जो ईएमएमसी है वो वर्क कर पाएंगे। आपकी सीपीयू इस दोनों चीज को चेक करते हैं। ठीक है, कार्ड की आइडेंटिफिकेशंस एवं कार्ड स्पेसिफिकेशंस डेटा। ठीक है, इसी को कहते हैं शॉर्ट में सीआईडी एंड सीएसटी। इसके बाद है हमारा ईएमएमसी मैन्युफैक्चरर्स आईडी। ईएमएमसी मैन्युफैक्चर आईडी यानी कि ये हमारी ईएमएमसी जो बनी है उसका यह कोड यहाँ दिखाता है आपको, और ईएमएमसी की डेट यानी कि ये 5/2015 में ये बना है, और इसका नेम जो है ये सीरियल नंबर आपको ये दिखाता है। यानी कि अगली टूल्स में इसे हम डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी नेम्स ये दिखा देगा। ये जेटेक की थोड़ी सी ओल्डेस्ट टूल है तो यहाँ पे ये सीरियल नंबर दिखाता है। अगर इस सीरियल नंबर को आप गूगल पे टाइप भी करेंगे तो आपको कार्ड का जो नंबर है वो दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए H8G1E ये जो है हमारा क्या है, ईएमएमसी है, और ये हाइनेक्स का है। ठीक है, हाइनेक्स की ईएमएमसी और इसका ये नंबर दिखा रहा है। 8 GB का ये ईएमएमसी है, 8 GB का 221 है। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसकी गूगल से भी मिल जाएंगे इसकी नंबर के अनुसार। 8 GB की है और ये हाइनेक्स की ईएमएमसी है। ठीक है, अगली है ईएमएमसी का नेम, ये
हेक्स व्यूअर एक हेक्स डेटा होते हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज इसे कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इसकी नेम्स यहाँ दिए गए हैं। अगली है यहाँ से हमारा रोम। रोम का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसा कि आपने यूएफआई में देखा होगा, EXT ECXD यूजर डेटा बूट 1 बूट 2। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वो सब चीज आपको रोम 1 रोम 2 रोम 3 एंड RPMB, ठीक है। रोम 1 रोम 2 रोम 3 एंड RPMB। रोम 1 जो होता है आपकी MMC का होल स्पेस होते हैं। रोम 1 आपकी MMC का होल स्पेस होता है। रोम 1 जो कि 8 GB का है। तो अभी मैंने गूगल पे भी चेक करा तो 8 GB के समथिंग इसने बताया, 8 GB बताया कि 8 GB की है और ये हैनेक्स की है। इसके बाद है रोम 2। रोम 2 इसका होता है बूट 1 एंड बूट 2, यानी यूएफआई में जो आप देखते हैं बूट 1 बूट 2, तो इसका होता है रोम 2 एंड रोम 3 जो कि मात्र 4 MB का होता है। इसके बाद है RPMB यानी कि रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक। रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक यानी RPMB पार्टीशंस का काम होता है। सबसे पहले तो जान लीजिए रोम 1 का काम होता है जिसमें टोटली एंड्रॉइड फाइल्स और एंड्रॉइड सिस्टम और यूजर के डेटा इसी में होता है रोम 1 में। रोम 2 में सिर्फ आपकी बूटिंग फाइल्स रहते हैं, रोम और 1 और रोम 2 में। रोम जो आपकी जो RPMB है इसके अंदर क्या होता है, तो ये रिप्लाई प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि जितनी बार आपकी MMC ऑफ होंगे ऑन होंगे, हैंडसेट ऑन होगा अनलॉक होगा, स्विच ऑफ होंगे स्विच ऑफ होंगे, तो आपकी RPMB पार्टीशंस उतने बार ये प्रोग्राम्ड होता है, यानी कि यूज्ड होते हैं और ये आपकी डेटा को सिक्योर करने का काम करता है। यानी कि RPMB पार्टीशंस के बारे में अगर कहें शॉर्ट फॉर्म में, तो यूजर की जो डेटा है, यूजर की जो फाइल्स हैं, जो डेटा है, उसको सीधी तरीके से वहां तक नहीं पहुंचा जा सके, उसके लिए सिक्योरिटी बनाने का काम करता है RPMB पार्टीशंस, ताकि आपकी डेटा जो है सुरक्षित, ठीक है। eMMC को कितने टाइम्स राइट कर सकते हैं? eMMC को तो राइट करने का मतलब है कि आप तो उसे यूज करने की पर्पस से यूज करें तो काफी समय तक उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जितनी बार आप उसे इस्तेमाल करेंगे उसकी जो लाइफ है उतनी माइनस होती रहती है। ऐसा नहीं है लाइफ टाइम कोई भी चीज है। तो RPMB पार्टीशंस आपके यूजर के डेटा को प्रोटेक्शन करता है, उसको सिक्योर रखने का काम करता है RPMB पार्टीशंस, ठीक है। और यही पार्टीशन जो है जितनी बार आपके हैंडसेट को प्रोटेक्ट करते हैं उतना टाइमिंग ये कैलकुलेट होता चला जाता है। और जब हम अपनी eMMC को इरेज करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो इसके अंदर का सभी डेटा खत्म हो जाता है, लेकिन RPMB की जो टाइमिंग है ये यहाँ पे हमेशा रहता ही है। इसी RPMB को आप क्लीन भी करेंगे तब ये जाकर के क्लीन होगा। तो इसी eMMC की RPMB को आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हाइनेक्स है, हाइनेक्स का RPMB क्लीन नहीं होता है, सिर्फ सैमसंग का होता है। सिर्फ सैमसंग की RPMB को आप क्लीन कर सकते हैं। और जब तक आप उसकी RPMB को क्लीन नहीं करेंगे तो किसी दूसरे फोन में लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। दूसरे फोन में लगाने के लिए उसके RPMB को आपको रीसेट करने पड़ेंगे। अगली प्रोसेस है eMMC परमानेंटली एंड टेम्पोररी राइट प्रोटेक्शन। ये हमारे eMMC का 2 लॉग सेशन है, वहां भी आपको बताया गया होगा कि इसका काम होता है कि जब आपके हैंडसेट पे कोई अदर फर्मवेयर जो कि उस हैंडसेट का नहीं है और उसे फोर्सली राइट किया जाता है, जैसे आपने UMP से कोई रॉन्ग फर्मवेयर मार दिया, तो उस हैंड कंडीशंस में आपकी CPU जो है आपके eMMC को लॉक कर देता है, यानी उसकी राइट प्रोटेक्शन को वो इनेबल कर देता है। उस वक्त क्या होगा कि आपके हैंडसेट में ना तो कुछ राइट होंगे और ना ही कुछ डिलीट होंगे। तो राइट प्रोटेक्शन इसमें इनेबल हो जाते हैं। तो जो भी चीज इसमें इनेबल होगा उसके सामने जो है यस आ जाएंगे। अगर यस आ जाता है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे वो हम आगे बताएंगे टैब की सेशन में। अभी हम लोग हैं लॉग क्लियरेंस पे, ठीक है। अगली है eMMC पासवर्ड लॉक। आप अपनी eMMC को चाहें तो आप पासवर्ड्स भी लगा करके लॉक कर सकते हैं। जब आप उसे पासवर्ड लगा करके लॉक कर देंगे तो उस eMMC में जब आप EasyJetH से पासवर्ड लगाएंगे तो उसे कोई UEFI यूजर रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, और ना ही उसका कोई डंप ले पाएगा। तो eMMC आपके लॉक हो जाएंगे, लेकिन वो मोबाइल में काम करेगा। तो
आप चाहें तो एमएमसी को लॉक कर सकते हैं, हाँ, लेकिन चाहे कोई जेटेक यूजर उसे दोबारा अनलॉक कर सकता है, आपके पासवर्ड को इरेज कर सकता है। तो ये एमएमसी को लॉक करने का भी प्रोसेस दिया गया है। अगर ये एमएमसी लॉक रहता तो यहाँ से यस आ जाता। अगली है EXT CXT वर्जन। तो हमारी EXT CXT वर्जन है ये eMMC 5.0। ये होता क्या है, तो जितनी eMMC आए थे 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB, तो हर तरफ से eMMC के क्या होता था कि जितनी बार उसके अपडेट आते थे तो उसका eMMC का जो वर्जन है वो चेंज हो जाता था 5.0 से 5.1। ठीक है, तो यही है हमारे eMMC का वर्जन। ये जैसे इससे अपग्रेड वर्जन को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां 5.1 मिलेगा देखने को आपको। अगली है बूट कॉन्फ़िगरेशन। बूट कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होगा कि बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बूट कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है कि जब आपके हैंडसेट स्टार्ट होते हैं, बूट आपका एक्टिव होता है, तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसे नहीं मिलता है आपके सीपीयू को, तो आपके हैंडसेट स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आपके हैंडसेट को बंद होने के कई सारे वजह रहते हैं। एक कॉल आ रहा है एवरीवन, जरा होल्ड कीजिएगा। तो पार्टीशंस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि ये आपके जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर ये ना रहे आपके फोन के अंदर, तो आपके फोन में अगर सॉफ्टवेयर है तो भी आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। तो अगर आपके पास यूएफआई या जेटेक रहता है तो आप बिना फ्लैश किए हुए भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ठीक कर सकते हैं। अगर बॉक्स नहीं है तो आप इसे अगर फुली फ्लैश करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर से ठीक हो जाता है। तो जब हमारे पास ये सब बॉक्स नहीं रहते थे तो किसी भी चीज के लिए हम हैंडसेट को पूरा फ्लैश करते थे। लेकिन अब क्या है कि हम लोग किसी भी हैंडसेट को चेक कर सकते हैं कि वो ऑन क्यों नहीं हो रहा है, और उसकी सिर्फ एक स्पेसिफिकेशंस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करके हैंडसेट को ऑन कर सकते हैं। पूरी फ्लैश भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए है यूएफआई और जेटेक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है अलग अलग सीपीयू पे डिपेंड करता है। अगर ये eMMC क्वालकॉम के साथ लगा हुआ था तो इसका 0x38 पार्टीशंस होता है, और अगर ये मीडियाटेक पे रहता तो 0x48 पार्टीशंस इसके रहते, और अगर ये हाई सिलिकॉन रहता तो 0x08 रहते, और अगर स्पेक्ट्रम रहता तो 0x08 रहते, और अगर ये एक्सिनोस रहता तो 0x48 रहते। ठीक है, अगली चीज भी वही है। अगली है हार्डवेयर रीसेट फंक्शन। हार्डवेयर रीसेट फंक्शन का मतलब होता है HW रीसेट फंक्शन, जो आपके जो रिकवरी मोड होते हैं हैंडसेट में। रिकवरी मोड मींस कि आपका जो वॉल्यूम के बटन से जो आप अपनी हैंडसेट को रीसेट करते हैं, हार्ड रीसेट करते हैं किसी भी कारणवश, तो आप अपनी हैंडसेट को जितनी बार हार्ड रीसेट करते हैं आपके eMMC में उतनी बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन टाइप होता चला जाता है। तो इसकी हार्डवेयर जो है एक बार रीसेट हो चुका है, यानी बटन से इस हैंडसेट को किसी ने एक बार रीसेट करा है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन देखिए 0x01 है, यानी किसी ने इसे पार्टी जो है रीसेट करा है। अगर नहीं किया रहता तो यहाँ पे ये 0x00 ही आपको दिखाई देता। तो ये है जब आप अपनी हैंडसेट को रिकवरी मोड से रीसेट करते हैं तो उसकी भी जो सेटिंग्स है eMMC में सेव हो जाता है कि ये एक बार हो चुका है। इसके बाद है हाईएस्ट कैपेसिटी, यानी आपके eMMC की जो पार्टीशंस की जो कैपेसिटी की जो साइज है वो कंप्लीटली 0x000 इतना है, यानी कि ये आपकी हेक्स कोड में ये दिखाया है। अगली है पार्टीशन सपोर्ट। पार्टीशन सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर ये eMMC कभी भी पार्टीशंस इसकी डैमेज हो जाए तो आप इसकी पार्टीशंस को फिर से रिपार्ट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिवाइस सपोर्ट पार्टीशंस फ्यूचर, यानी कि आपकी जो डिवाइस है इसकी पार्टीशंस फ्यूचर में सपोर्ट करता है। कभी इसकी पार्टीशंस लॉस हो जाए तो आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो डिवाइस
पार्टीशन सेटिंग कंप्लीटेड यहाँ दिखा रहा है। तो क्या आप लोग में से किन्हीं बता सकते हैं कि इसकी पार्टीशन जो सेकेंड टाइम जो एक बार होता है वो इसमें हो चुका है या नहीं हुआ है? यस या नो में अगर आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, चलिए सही है। तो इसकी पार्टीशन अभी जो सेकेंड पार्टीशन होता है वो अभी नहीं हुआ है। अगर वो होता तो यहाँ पे दिख जाता 0 × 0 1। यहाँ जो 0 × 0 0 आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता 0 × 0 1, यानी कि इसकी पार्टीशन जो है वो हो चुका है। तो इसकी पार्टीशन नहीं हुआ है, ठीक है, इसकी पार्टीशन अभी बाकी है। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। अगली टॉपिक है इसकी कि इसकी जो ext_cst की बैकअप है। ext_cst फाइल क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, एक्सटेंडेड एंड CSD फाइल। तो इस फाइल का काम होता है कि जब भी आपकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो जाता है 0 × 38, या फिर आपकी रोम के साइज जो कि साइज है 8 GB की और रोम टू रोम 3 की साइज को अगर आप फिर से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप उस पर ext_cst राइट करेंगे तो उसकी साइज जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये जो साइज है आपके एमएमसी के पार्टीशन का उसकी साइज को कॉन्फ़िगर करने के लिए ext_cst फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अगली है दिस पार्टीशंस ओवरसाइज ऑटो रिपेयरिंग, यानी कि जब भी आप अपनी ईएमएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसकी पार्टीशंस की साइज को ये ऑटो रिपेयर करता है, तभी ये पार्टीशंस को शो कर पाएगा। यानी कि जिस भी बॉक्स में आप अपनी ईएमएमसी को कनेक्ट करते हैं तो वो बॉक्स आपकी ईएमएमसी के मौजूद अंदर जो पार्टीशंस रहते हैं उसको ये ऑटो कॉन्फ़िगर करता है, तभी तो वो उसे लॉग में कन्वर्ट कर पाएगा, उसे शो कर पाएगा। ठीक है, अगली है हमारा, और जब ये कॉन्फ़िगर होता है तभी इसे फाउंड होते हैं, यानी कि वैलिड जीपीटी। वैलिड जीपीटी का मतलब होता है कि जनरल पार्टीशन टेबल, ये इसे फाउंड होते हैं, तो जो कि यहाँ नीचे फाउंड हुआ है। अगली है इस डिस्क का साइज, और इस डिस्क का साइज यानी कि इसकी रियल साइज और सॉफ्टवेयर की साइज भी जो है 7.3 में ही इस्तेमाल किया गया है, यानी इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी इसकी 7.3 साइज के अंदर ही है। और डिस्क आइडेंटिफायर गाइड, यानी कि आपकी जो डिस्क आइडेंटिफाई होते हैं वो ये गाइड एक टेबल है, गाइड टेबल होता है जिसके थ्रू ये डिस्क आपके आइडेंटिफाई होते हैं। और ये कंप्लीट आपका लॉजिकल सेक्टर, यानी कि ये जो डिस्क है उसकी ये टोटल कोडिंग है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ से आपकी जो है टोटल पार्टीशंस डिटेक्ट हो जाते हैं। ये टोटल पार्टीशंस होते हैं, पार्टीशंस 0 से लेकर के पार्टीशंस 28 तक, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपके फाइल ईएमएमसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो फाइल्स डली हुई है, किसी न किसी एंड्रॉइड मोबाइल की तो ये फाइल्स होगी। तो हर एंड्रॉइड मोबाइल की फाइल्स जिसमें भी रहती है ये, उसमें जो डेटा रहते हैं जैसे मॉडम, एसपीएल, बूट फाइल, आरपीएम फाइल, मॉडम फाइल, सारे फाइल्स इसके अंदर मौजूद है और उसका साइज क्या है ये सब यहाँ आपको दिखा रहा है। अगर ये ना दिखे तो इसका मतलब ये भी होता है कि इसके अंदर की एंड्रॉइड जो फाइल्स है वो खत्म हो चुका है। आप उसे फ्लैश करेंगे तो ये फिर से डिटेक्ट होगा, तभी हैंडसेट ऑन होंगे। सबसे लास्ट में यहाँ है हमारा यूजर का डेटा। यहाँ देखिए यूजर की डेटा, यानी कि यूजर की डेटा जो है यहाँ सबसे लास्ट में आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये टोटली इसका इंफॉर्मेशन था। लास्ट में एक थोड़ा सा डेटा रिसीव एरर दे रहा है, इसको भी हम देखते हैं वोल्टेज को चेंज करके कि कहीं ये सॉल्व हो जाए। तो जो डेटा रिसीव एरर था वो मेरा ठीक हो गया। वो इसलिए था ताकि ईएमएमसी को कंप्लीट वोल्टेज ना मिलने की वजह से कुछ डेटा जो है ये JTAG बॉक्स जो है रिसीव नहीं कर पाया था। तो वो कौन सी डेटा इसने रिसीव नहीं करा था, तो वो नहीं रिसीव करा था एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन। ठीक है,
जेटेज की कुछ लक्षण है उसे समझिए कि अगर हम इसको 1.8 पे डिटेक्ट किए थे तो ईएमएमसी डिटेक्ट हुआ था, लेकिन जो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन थे थोड़े बहुत छूट गए थे। तो जो इंफॉर्मेशन जहां छूटा था वहां पे आपकी बॉक्स ने लिख दिया कि डेटा रिसीव सीआरसी एरर, यानी कि वहां फाइल्स की जो डेटा है था लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाया, एएमएमसी से ले नहीं पाया आपकी बॉक्स, तो वहां पे उसने एरर दे दिया। यानी कि हमारी एएमएमसी को कंप्लीट वोल्टेज ना मिलने की वजह से वहां की इंफॉर्मेशन जो है रीड नहीं हो पाया। तो फिर से हम इसकी वोल्टेज को 2.8 पे डिटेक्ट किए, तो हमारी जो एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन थी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी जी, आवाज आएगा। चलिए, तो वही है डेटा रिसीव सीआरसी एरर की जो प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं अपना कैमरा बंद रखता हूं क्योंकि यहाँ नेट की थोड़ी सी वो इशू रहते हैं कि आवाज फिर मेरी कट ना जाए। तो लास्ट हमने देखा कि एंड्रॉयड की जो पार्टीशंस है यहां तक, पार्टीशंस यहां तक हमारे शो हो गए। इसके बाद है हमारी एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन। एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन में आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ऊपर में ये कौन सी मॉडल की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कूलपैड मॉडल्स की ये थी, जिसके ये टोटल वर्जन, और नीचे पे हमारा 4.97 जीबी का यूजर का डेटा, यानी यूजर की डेटा जो है ये हमारे लास्ट में इंफॉर्मेशन आ गया। तो ये टोटली इंफॉर्मेशन आपने देखा कि ये हमारे आ चुके हैं। इस तरह से हम लॉग को रीड करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगली सेशन, नेक्स्ट लॉग क्लियरेंस के बाद। अगर लॉग में किसी को कोई समस्या है तो वो चैट में लिख सकते हैं कि लॉग में वो क्या नहीं समझे। काफी आसान है, आप लोगों ने यूएफआई भी सीखा है। हाँ, ये जो एरर थे 1.8 2.8 का, तो इसको चेंज करके एक बार उसे कहते हैं डाटा सीआरसी एरर। तो डेटा सीआरसी एरर आएंगे तो वोल्टेज को बढ़ा करके चेक कर लेना है। चलिए, आरपीएमबी के बारे में आपने पूछा तो फयाज हुसैन जी मैं बता देता हूँ। आरपीएमबी की जो पार्टीशंस है, इस पार्टीशंस को हमारे मोबाइल के बूटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। बूटिंग सिस्टम का मतलब है कि जब हम अपने फोन की डेट बूट रिपेयर करते हैं, डेट बूट रिपेयर करते हैं, तो चलिए आप चैट को बंद कीजिए। तो जब आप अपने हैंडसेट की डेट बूट रिपेयर करते हैं तो आरपीएमबी पार्टीशंस को डेट बूट रिपेयर से इशू नहीं होता है। हम जब डंप भी लेते हैं तो आरपीएमबी की डंप नहीं लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं। हमारा मेन डंप होता है रोम 1 रोम 2 रोम 3। आरपीएमबी पर्सनली हमारे उस हैंडसेट में आपकी डेटा को सिक्योरिटी रखने के लिए, सेव करने के लिए आरपीएमबी पार्टीशंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप अपने फोन में जो भी फोटो क्लिक करके सेव करते हैं, जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके सेव करते हैं, या जो भी मैसेज आते हैं, कॉन्टेक्ट सेव करते हैं, उन सभी का एक सिक्योरिटी कौन करेगा? आपके एंड्रॉयड सिस्टम तो करते ही करते हैं। बस एंड्रॉयड सिस्टम जो करेंगे तो आपके ईएमएमसी में भी एक अलग से पार्टीशन दिया हुआ रहता है। एक मिनट सर। जी ओके, साउंड आएगा। तो उसके लिए आरपीएमबी का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आरपीएमबी पार्टीशंस अगर आपके यूज हो चुके हैं तो इस ईएमएमसी को अगर आप किसी दूसरे फोन में लगाएंगे तो वहां अगर उसकी सीपीयू को पता चलता है कि इसकी आरपीएमबी यूज हुआ हुआ है, इसका मतलब वो सीपीयू समझ जाते हैं कि ये ईएमएमसी नई नहीं है, पुरानी ईएमएमसी है, किसी फोन से निकाला हुआ है। इस वजह से ये ईएमएमसी किसी अदर फोन में काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए उसके आरपीएमबी को रिसेट करना पड़ता है। और किसी ने पूछा 90% कंज्यूम, तो 90% कंज्यूम कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे बताएंगे। और भी 90% कंज्यूम की ओटा अपडेट को डिसेबल यूएफआई से आप कर सकते हैं। जेटेज में ये चीज नहीं है, यूएफआई में वो चीज है।
बस स्विच और बीट जो है, बस स्विच जो है, बस स्विच बीट जो है, ये अगर आपकी कम रहेगा तो ईएमएमसी डिटेक्ट होंगे बट स्लो डिटेक्ट होंगे, तो उसे 8 बीट पे ही रखें। डेड बूट रिपेयर जी अभी पूरी टॉपिक बची हुई है। यूएफएस की अलग बैच चलते हैं योगेंद्र जी, यूएफएस की टॉपिक अलग है। अभी जेटेक्स समझिए, अभी 4 को 8 पे मत जाइए, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। अभी जो मैंने जो अभी पूछा आप लोगों से, आप लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं। हमारा सवाल आप लोगों से यही रहता है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप पूछ लीजिए, और आपके पूछने से अगले की भी जो कोई अगर डाउट है तो उसका भी क्लियरेंस मिलेगा। और अगर आप टॉपिक को छोड़ करके अपनी पर्सनल भावनाओं में पूछेंगे, अपनी पर्सनल सवाल पूछेंगे, तो अगले का भी समय व्यर्थ जाएगा, आपको तो मजा आएगा बट अगले को व्यर्थ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सवाल जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड हो, तो अगले भी जो बैच में है उन्हें भी मजा आएगा, नहीं तो वो बोर होने लगेंगे और वो फिर बोलेंगे कि सर दिमाग से निकल गए और बह गया। तो ये आरपीएमबी प्रोग्राम जो 19 टाइम्स ये दिखा रहा है, ये वही है 19 टाइम्स जो आपकी जो हैंडसेट में, आपकी हैंडसेट के जिस हैंडसेट में लगा हुआ था उस हैंडसेट में ये ईएमएमसी की आरपीएमबी पार्टीशंस 9 टाइम्स बार यूज हो चुका है, यानी प्रोग्राम्ड हो चुका है। ये प्रोग्राम तभी होता है कि जितनी बार आप अपनी हैंडसेट को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, उसे अनलॉक करते हैं, और उसमें जब आप नई डेटा सेव करते हैं उतनी बार आरपीएमबी पार्टीशंस जो है वो एक्टिव होते हैं। जी जो सवाल हो क्वेश्चन से आउट वो सपोर्ट में पूछे सर, ठीक है। और चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉग के बाद, कि इसकी डंप सेशन, कि यहां से हम डंप कैसे लेते हैं, ठीक है। फोन फ्लैश नहीं दिखेगा, आरपीएम भी मैंने 2 बार बता चुका हूं, ठीक है, 2 बार बता चुका हूं। मोबाइल डॉक्टर जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 बार मैंने बता दिया है। चलिए एक बार मैं और बता देता हूं, मोबाइल डॉक्टर आरपीएमबी रिपीट। आरपीएमबी पार्टीशन का मतलब होता है रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक। अब रिप्लाई प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, रिप्ले। रिप्ले का मतलब होता है, ओके वॉइस ब्रेक हो गया तो मैं दोबारा बता दूंगा कि रिप्ले का मतलब होता है कि जितनी बार आप अपनी हैंडसेट को अनलॉक अनलॉक और यूज करते हैं, जितनी बार आप उसे लॉक अनलॉक करते हैं, जितनी बार वो हैंडसेट अनलॉक होता है, और जितनी बार आप उसमें डेटा सेव करते हैं, जैसे कि मैसेज, कॉन्टैक्ट, या फिर आप उसे जो भी वीडियो, जो भी चीज आप उसमें सेव करते हैं, तो उतनी टाइम्स आपकी आरपीएमबी पार्टीशंस आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, आपकी डेटा को सेव करता है अपनी पार्टीशंस के साइज, पार्टीशंस के साथ उसे वो सिक्योर करता है। तो आरपीएमबी पार्टीशंस का काम ही है कि आपके डेटा की सिक्योरिटी करना। बूटिंग सिस्टम से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आप डंप लेने में या डेड बूट रिपेयर करने में आरपीएमबी पार्टीशन को यूज नहीं भी करते हैं या उस पर डेटा नहीं भी राइट करते हैं, तो आपके हैंडसेट में कोई इशू नहीं आएगा, हैंडसेट ऑन होंगे। तो आरपीएमबी पार्टीशंस की जो ये टाइमिंग है 19 टाइम्स, ये टाइमिंग है कि यूजर ने जो ईसीएमएमसी को यूज करा था उसकी आरपीएम भी इतने बार प्रोग्राम्ड हो चुके थे। और ये रीसेट भी होता है, ये आप इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन ये हटेगा आपको सिर्फ सैमसंग की ईएमएमसी की, बाद बाकी किसी दूसरे ईएमएमसी की ये नहीं हटेगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इसकी डंप सेशन, ठीक है। डंप सेशन का मतलब होता है कि हमारे हैंडसेट में मौजूद जितनी भी डेटा है, टोटल डेटा, ठीक है, उस डेटा की हम एक डंप बना सकते हैं। उस डंप, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि डंप होता क्या है। डंप डंप होता क्या है और उसकी क्या जरूरत पड़ते हैं।
तो डंप फाइल का मतलब होता है कि आपके हैंडसेट जो चालू रहते हैं, उस चालू हैंडसेट से जब आप डंप कॉपी करते हैं तो उस हैंडसेट में मौजूद जितने भी वो फाइल जो आपके हैंडसेट को ऑन करने में जरूरत होता है, यानी कि स्टार्ट करने में जो यूजफुल होते हैं, जो हैंडसेट को ऑन करने के लिए जो फाइल्स का इस्तेमाल होता है, वो सभी फाइल्स का एक बैकअप बनाना, उसे डंप कहते हैं। सेकेंड चीज कि आपकी जो नेटवर्क फाइल्स रहते हैं, सिक्योरिटी फाइल रहते हैं, आईएमआई फाइल्स रहते हैं, उस फाइल का भी एक बैकअप बनाना, ताकि आप उस एमएमसी को चाहे बदलें या फिर रिपेयर करें या फिर कंप्लीटली फॉर्मेट करें, तो आप उसे दोबारा रिकवर कर पाए, दोबारा आपके पास बैकअप हो, ताकि उस बैकअप से आप उसे रिपेयर कर पाए। इसीलिए जरूरत पड़ता है डंप और सिक्योरिटी की। और जो डंप फाइल होते हैं, जैसे कि अगर हम इस मॉडल की डंप लेंगे तो हम इस मॉडल के सभी फोन में उसे राइट कर सकते हैं, बल्कि इसकी सिक्योरिटी सिर्फ इसी में राइट होगा, दूसरे में वो राइट नहीं होगा। अगर आप राइट कर भी देंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसकी डंप लेना सीखेंगे कि डंप किस तरह से लिया जाता है। यूएफआई से तो आप जानते हो, से ही काफी लोग जानते हो, जो नहीं जानते हैं वो इस चीज को क्लियर की। तो डंप लेने के लिए हम इसकी नीचे वाले सेशन में आते हैं, यह है फ्लैशर सेशन, ये हमारा डंप सेशन होता है। यहाँ आने के बाद हम रोम 1 सेलेक्ट करते हैं, रोम 1, यानी कि यहाँ वॉइस ब्रेक हो रहा है। चलिए, वॉइस ब्रेक हो रहा है तो मैं फिर से बताता हूं कि फ्लैशर सेशन जो है यहां से डंप, ठीक है। तो डंप लेने के लिए सबसे पहले यहाँ रोम 1 सेलेक्ट कीजिए। देखिए यूएफआई में क्या रूल है कि आप एक बार में EXT यूजर एरिया बूट 1 बूट 2 की डंप ले लेते हैं। हाँ, वीडियो मिलेगा, वीडियो मिलेंगे। तो इसकी जो यूएफआई की जो डंप है वो वन टाइम में आपको रीड हो जाता है, लेकिन जेटेज में डंप क्या है, आपको बारी बारी लेना पड़ेगा। बारी बारी मतलब रोम 1, रोम 2, रोम 3 अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रोम 1 को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज सेलेक्ट कीजिए। तो साइज के लिए मैं बता दूं कि अगर 8 GB की मेमोरी हो eMMC तो 256 MB का लीजिए। 16 GB या 32 GB का हो तो कम से कम 512 MB का लीजिए। 32 GB तक का 512 MB का लीजिए। 64 GB का हो तो 1 GB का लीजिए, और 128 GB का हो तो 2 GB का लीजिए, 256 GB हो तो 4 GB का लीजिए। ठीक है, इस तरह से डंप को चूज कीजिए। 8 GB का हो 256 MB, 16 GB हो, 32 GB हो 512 MB, 64 GB हो 1 GB, 128 GB हो 2 GB, 256 GB हो 4 GB। इस तरह से डंप को सिलेक्शन कीजिए। तो चलिए अभी हम 256 MB लेते हैं इसका मात्र। ठीक है, 256 MB, और यहां से करेंगे रीड eMMC कार्ड। चलिए, तो डंप हमारा रीड हो चुका है रोम 1, देख लेते हैं। क्या देखिए, क्या देखिए, रोम 1 आ गया। इसके बाद लेंगे रोम 2। रोम 2 का देखिए साइज कितना होता है। रोम 2 का साइज 4096 KB है, 4 MB, और यहां से रेड हो गया, छोटा सा था। उसके बाद रोम 3 4 MB रीड।
देखिए रोम 1, रोम 2, रोम 3, रोम अपने पास इसका आ गया। अब इसके बाद लेंगे इसका सिक्योरिटी बैकअप। सिक्योरिटी बैकअप मींस नेटवर्क फाइल। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी पार्टीशन में, ठीक है। और पार्टीशंस देखिए रौनक दिवाकर जी, रोम 2 रोम 3 4 MB का इसीलिए लिए क्योंकि रोम 2 रोम 3 जो है बूट पार्टीशन है, उसकी जो साइज है वो 4 MB का ही उसका साइज है, ठीक है। तो मेन साइज चूज करना पड़ता है रोम 1 का, क्योंकि वो होते हैं 8 GB का, तो वहां आप लीजिए 256 MB 512 MB। लेकिन जो रोम 2 रोम 3 है वो सिर्फ बूट पार्टीशन है, उसका साइज है खुद 40-96 KB की, यानी कि 4 MB की, तो इसीलिए मैंने 4-4 MB का लिया। अब यहाँ आने के बाद क्या है कि देखिए कि इसकी जो जीपीटी टेबल है, जीपीटी टेबल का मतलब है कि इसकी जो टेबल है, यहाँ पे हमारा सारा जो एंड्रॉइड का फाइल्स है वो शो हो रहा है। टोटल एंड्रॉइड की फाइल यहाँ पे दिख रहा है, टोटल फाइल यहाँ आपको दिख रहा है। टोटल फाइल में जो पिंक कलर के फाइल होते हैं, जैसा कि आपने यूएफआई में भी सीखा होगा कि पिंक कलर की फाइल जो है वो नेटवर्क फाइल होता है, सिक्योरिटी फाइल होते हैं, जिसमें कि जीपीटी टेबल भी जो है पिंक कलर में दिखा रहा है। बट कोई जरूरी नहीं है कि जीपीटी टेबल जरूरी है, लेना जरूरी ही है, क्योंकि जीपीटी टेबल का मतलब होता है जनरल पार्टीशन टेबल, यानी कि जब आपके एंड्रॉइड की जो फाइल्स है वो उस व्यू में कॉन्फ़िगर करने का काम जीपीटी टेबल करता है। तो ले लीजिए, रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यूज में आ गया तो आ गया, नहीं तो पड़ा रहेगा। आप यहां से चाहे तो पूरी की पूरी फाइल का भी बैकअप ले सकते हैं। पूरी की पूरी मतलब जैसे कि आप यूएफआई में पार्टीशंस में जाके पूरे के पूरे फाइल का बैकअप ले लेते थे, पूरी की पूरी डेटा, जिसमें यूजर का भी डेटा होता था, तो आप चाहे तो यहां से भी आप पूरी की पूरी डेटा का बैकअप ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप सिक्योरिटी बैकअप भी ले सकते हैं। तो यहां से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मॉडम 1 मॉडम 2 मॉडम, ये सब सारे सिक्योरिटी फाइल है टोटल। और परसिस्ट बैकअप यहां से क्लिक करने के बाद यहां से हम करेंगे रीड। रीड के लिए लोकेशन पूछेगा तो डेस्कटॉप भी हम कर देते हैं, डेस्कटॉप, और हमारा ये था डाउन। और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं सिक्योरिटी SEC, और इसमें हम इसे सेव कर देते हैं। पिंक कलर के फाइल्स को लेने हैं, जो भी पिंक कलर की कॉलम में आएगा, पिंक कलर आपने देखा स्क्रीन पे, देखिए ये जो पिंक कलर है, जो पिंक कलर आपको दिख रहा है अभी, वही पिंक कलर को लेना है। अब यहाँ चेक कीजिए कि हमारे पास डंप तो है और इसकी यहाँ सिक्योरिटी भी है, ये सब लिया था मैंने। देखिए सिक्योरिटी फाइल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात, क्वालकॉम की जो मोबाइल होता है, क्वालकॉम का मोबाइल, उसमें मॉडम, मॉडम 1 मॉडम 2 परसिस्ट FRP FSG, ये सब नाम की जो फाइल्स होते हैं ये सिक्योरिटी का डिपेंडेंट फाइल होता है। और जो मीडिया टेक होता है उसमें NV डेटा, NV रैम, ठीक है, परसिस्ट FRP, ये सब सारे मीडिया टेक के लिए है। तो NV डेटा, NV रैम, मॉडम 1 मॉडम 2 मॉडम परसिस्ट FSG और FRP, ये सभी फाइल जो है आपकी क्वालकॉम के लिए होते हैं। तो जो भी फाइल जिसका भी होता है वो आपको पिंक कलर में शो कर देगा। यहां देखिए,
क्वालकॉम हैंडसेट के लिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो क्वालकॉम हैंडसेट सिक्योरिटी फाइल का नेम होता है, पहला फाइल होता है मॉडम, दूसरा होता है मॉडम 1 और तीसरा मॉडम 2, उसके बाद FSG, ठीक है, उसके बाद परसिस्ट और FRP, ठीक है, ये है क्वालकॉम की फाइल। मीडियाटेक में जाएंगे तो मॉडम सॉरी एनवी डेटा, एनवी रैम, परसिस्ट, FRP और हो सके तो प्रीलोडर फाइल का भी बैकअप ले लीजिए। तो ये सभी फाइल जो है आपको मीडियाटेक में होता है और घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जब आप हैंडसेट को डिटेक्ट करके पार्टीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, हमारे स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए, पिंक कलर के अंदर यानी गुलाबी कलर के अंदर में जो भी फाइल्स आपको दिख रहे हैं उन सभी फाइल को टिक करके बैकअप ले लेना है, ठीक है। पिंक कलर में जो भी फाइल्स हैं उसको टिक करके बैकअप ले लेना है। तो कितना यहाँ सामने देखिए आसान है, पिंक कलर को यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन हटाएंगे तो वो पिंक कलर रहेगा। FRP देखिए नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी से जुड़े फाइल्स हैं इसीलिए मैंने नाम उसका लिया। जी डेड फोन हो तो भी ये बैकअप लेना पड़ेगा, डेड फोन का भी ये बैकअप लेना है, नहीं तो उसकी सीरियल नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, बैकअप हो गया। अब क्या है कि अपने पास इसका डंप भी है और सिक्योरिटी का भी बैकअप है। अब दोनों बैकअप आ जाने के बाद अब आप अपनी एमएमसी को, अभी सर थोड़ा होल्ड कीजिए प्रबल जी, ओटा डिसेबल को अभी मत कीजिए, अभी ठहरिए थोड़ा, अभी आगे जाने दीजिए। ओटा डिसेबल को अभी आप यहां से नहीं डिसेबल कर सकते हैं, आगे उसकी टॉपिक आएगी तो हम बता देंगे। चलिए चैट मत कीजिए, क्लास को आगे बढ़ने दीजिए। अब यहां तक क्या है कि सभी ऑप्शंस आपने जो अभी तक आपने देखा। अब इसके बाद अगली टॉपिक है कि जो भी डंप आपने लिया और जो भी सिक्योरिटी आपने लिया इसको हमने रीड तो किया, अब राइट कैसे करते हैं इस प्रोसेस को भी देख लीजिए कि अगर आपको डंप राइट करने की जरूरत है। अब सबसे लास्ट में हम आपको स्टेप भी बताएंगे कि किस प्रॉब्लम में कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे बैड हेल्थ है तो उसमें कौन कौन सी स्टेप हमें लेने पड़ेंगे, अनलॉकिंग के लिए कौन कौन स्टेप लेना पड़ेगा, एफआरपी के लिए कौन स्टेप लेना पड़ेगा, परमानेंटली राइट प्रोटेक्शन इनेबल है तो कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, हर एक स्टेप भी हम आपको दिखाएंगे और बताते चलेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि आपने डंप कैसे रीड किया, सिक्योरिटी कैसे आपने रीड किया, और अगर डंप सिक्योरिटी राइट करने की नौबत आए तो कैसे राइट करेंगे। तो सर चलिए राइट करना सीखते हैं। तो डंप लेने के बाद इसके नीचे वाले ऑप्शन पे आइए, ठीक है, इसके नीचे ऑप्शन यहां देखेंगे राइट ऑल एमएमसी, ठीक है, राइट ऑल एमएमसी पे आपको क्लिक करना है। खराब हो गया।
चलिए, तो डंप राइट करने के लिए फ्लैशर वाले टैब को छोड़ करके नीचे आएंगे, राइट ऑल ईएमएमसी रीजन, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कीजिए और यहाँ से लीजिए सबसे पहले डंप रोम 1। रोम 1 को जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो रोम 2 और रोम 3 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, वो करने नहीं पड़ेंगे आपको, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोम 2 और रोम 3 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे और इसकी EXTCXD फाइल की जो बैकअप है ये खुद ब खुद ले लेगा आपकी सी प्रोग्राम से जहां पे ये सेव हुआ था। तो डंप यहाँ आ गए। अब यहाँ आप क्लिक कर दीजिए राइट ऑल रोम्स। जैसे ही राइट ऑल रोम्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डंप रीड किया है वो आपकी एमएमसी में ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट करने की प्रोसेस है, यहाँ सिर्फ अब क्लिक करने भर की देरी है। अब यहाँ क्लिक करेंगे आपके सारे रोम्स जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रोसेस है सिक्योरिटी राइट करने की प्रोसेस, कि सिक्योरिटी को हम किस तरह से राइट करेंगे। तो सिक्योरिटी राइट करने के लिए आप जहां से आपने सिक्योरिटी लिया था यहीं पे आपको आना है और जो भी आपने सिक्योरिटी लिया था, जैसे आपने मॉडम लिया, मॉडम पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ सिलेक्शन में जाइए और यहाँ जाइए फ्लैशर में। ठीक है, फ्लैशर में आने के बाद यहाँ से राइट सेलेक्टेड, तो ये हमारा मॉडम है। अब ये मॉडम आपका इस फाइल के अंदर है, यहाँ देखिए, इसको बड़ा कीजिए तो यहाँ देखिए हमारा ये क्या है, मॉडम, ये है हमारी मॉडम, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या है कि आपकी फाइल जो है ये रोम 1 में जो आपकी फाइल से मॉडम 1 ये राइट हो जाएगा। इसके बाद है रोम मॉडम 1 ये वाले, इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ जाइए फ्लैशर में और यहाँ से राइट सिलेक्टेड और ये है मॉडम 1, इस पे क्लिक कर दीजिए, मॉडम 1 राइट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा आपको बारी बारी से करना पड़ेगा, इसकी अगली टूल्स है वहां एक बार में हो जाएंगे। मॉडम 2 फ्लैशर राइट सिलेक्टेड एंड मॉडम 2, ये राइट हो रहा है, देखिए राइट हो रहा है, राइट हो गया। इसके बाद है इसकी परसिस्ट फ्लैशर राइट सिलेक्टेड एंड परसिस्ट, तो ये राइट हो गया। तो ये तरीका है रीड एवं राइट करने का, डंप एवं सिक्योरिटी, डंप और सिक्योरिटी रीड एवं राइट करने की प्रोसेस। अगली इसकी टॉपिक है बूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फ्लैशर के बाद बूट कॉन्फ़िगरेशन। बूट कॉन्फ़िगरेशन का काम है, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे विजय जी, आपको क्या नहीं समझ में आया सर, जरा बताएंगे, डंप या सिक्योरिटी राइट करना आपको क्या नहीं समझ में आया। ओके, राइट करना नहीं समझ में आया, डंप या सिक्योरिटी, ये भी लिखिए, डंप या सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। सिक्योरिटी राइट करने का तरीका है कि जो आपने सिक्योरिटी अभी बैकअप लिया है, उसी बैकअप जहां से आपने लिया था, पार्टीशन से लिया था, तो पार्टीशन में ही आना है। पार्टीशन में आने के बाद यहाँ पे ये सब चीज आपको शो करेगा। ठीक है, शो करने के बाद आपको सिक्योरिटी राइट करने हैं। तो जिस जिस फाइल का आपने सिक्योरिटी लिया था, ठीक है, जैसे कि आपने लिया था मॉडम का, तो मॉडम पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इस पे राइट क्लिक कीजिए, अपने माउस से वहीं पे राइट क्लिक कीजिए और आ जाइए यहाँ फ्लैशर में। फ्लैशर का मतलब होता है कि सिर्फ आप एक फाइल को फ्लैश कर सकते हैं, यानी कि उस पे नई फाइल को राइट कर सकते हैं। अब राइट सेलेक्टेड पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको फाइल जो आपने बैकअप लिया था मॉडल ये सिक्योरिटी की, वो सिक्योरिटी का बैकअप पे आपको लेके चला जाएगा। अब यहाँ से आपको ये है इसका मॉडर्न फाइल, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। ये फाइल्स उस पे देखिए नीचे में राइट हो रहा है, यहाँ देखिए नीचे, देखिए राइट हो रहा है, ये सिक्योरिटी बैकअप इस पे राइट हो रहा है, ये राइट हो गया।
ठीक है, अगली सेम है, सेम प्रोसेस अगली है मॉडम 1 का। मॉडम 1 पे राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्शन में जाइए, फ्लैशर में जाइए और यहाँ राइट सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। और यहां से मॉडम 1 पे राइट कर दीजिए। जी, ये वाली जो टूल्स है यहाँ एक एक करके कर लीजिए, और जो इसकी अगली टूल्स है वहां आपको एक बार में हो जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस है जैसे लास्ट की थी, परसिस्ट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फ्लैशर में जाइए, राइट सिलेक्टेड और यहां से परसिस्ट, राइट हो गया। सिंपल प्रोसेस है कि सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके राइट कर देना है। ठीक है, अब समझ गए। डंप और सिक्योरिटी राइट करने के बाद फोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसकी टोटल फ्लैश फाइल की साइज जो है 1 GB 1.5 GB रहते हैं, उसमें तो आपने 256 MB ही राइट करा है, सिक्योरिटी राइट करा है, तो फोन ऑन नहीं होगा, सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं। इस पे फिर आपको फुल फर्मवेयर राइट करना पड़ेगा, पूरी की पूरी फाइल राइट करने पड़ेंगे, फ्लैश फाइल। देखिए, डंप सिक्योरिटी राइट करने से पहले ईएमएमसी को इरेज करना होता है, वो तो हम स्टेप सब बताएंगे ना कि कौन सी प्रॉब्लम में आप अपनी ईएमएमसी के कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फॉलो को आप स्टेप करेंगे। अभी तो मैं हर एक फॉलो को समझा रहा हूं, कब इरेज करना है कब नहीं करना है, ये सब चीज तो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये समझिए कि जब मैं बोलूं कि सिक्योरिटी राइट करना है, जब मैं बोलूं कि डंप राइट करना है, तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कैसे राइट करना है, कैसे रीड होगा। तो ये मैं अभी प्रोसेस सिखा रहा हूं, लेकिन पहले इरेज करना है कब करना है वो मैं बताऊंगा ना फोल्ड पे। फिलहाल आप स्टेप सीखिए कि कौन सी स्टेप कैसे होता है, फिर मैं जब बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम, आप ही पूछेंगे कि सर ये दिक्कत है एमएमसी में, तो मैं बोलूंगा कि आप ऐसा कीजिए, उसकी ये कीजिए, एक बार इरेज कीजिए, फिर सिक्योरिटी लीजिए, फिर सिक्योरिटी राइट कीजिए, आप समझ जाएंगे। हाँ सर, स्टेप आपने बता दिया, मैं कर लेता हूं। तो अभी आप स्टेप सीखिए। चलिए, तो आगे है इसकी बूट कॉन्फ़िगरेशन। तो बूट कॉन्फ़िगरेशन, जी ओके ओके ओके, तो बूट कॉन्फ़िगरेशन को हम कल क्लियर करेंगे। अभी अब 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में आप लोगों की कोई सवाल है थोड़े से तो मैं देख लेता हूं। हाँ, रोम 1 को सिलेक्ट करेंगे तो रोम 2 रोम 3 ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। चलिए जोसेफ अली जी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, वो सवाल तो कुछ भी नहीं है। एक बताता है, अभी बीच में ना आवाज ब्रेक हो जाता है, समझने में तकलीफ हो जाता है। क्या बैक हो जाता है? जो वॉइस ब्रेकिंग ब्रेक हो जाता है। सर मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या बोल रहे हैं, सर दोबारा बताइए। नहीं नहीं सर, वो जो आप समझ रहे हैं ना, बता रहे, बीच बीच में हाँ, आवाज चले जाते हैं अच्छा नेटवर्क अच्छा, के। बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चीज तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जहां चैट में आ जाता है कि वॉइस कट गया तो मैं दोबारा कर देता हूँ। ये एचडीसीआईडी डिफॉल्ट ले लेता है जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर उसके बावजूद भी दिक्कत रहती है तो आप पूछ लिया करें, टॉपिक को टाइप करें कि सर इस चीज को एक बार बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ठीक सर, ठीक। चलिए सलीम जी, टाइम ज्यादा नहीं हेलो। है इसीलिए आप लोग कम से कम सवाल पूछे, हेलो। और एक सवाल में काफी लोगों का जवाब होता है, थोड़ा वेट भी कीजिए। जी बताइए सलीम जी। हाँ हाँ सर, ई चीज अटैक में 2 बॉक्स है ना, वो रेड कलर है, एक ब्लैक कलर है, तो का सा डिफरेंस है उसका?
ECG अटैक बॉक्स में डिफरेंस। हेलो जी हेलो बताइए। सर। हाँ, वो ECG अटैक रेड कलर बॉक्स की और ब्लैक कलर बॉक्स की डिफरेंस क्या है भाई? कोई डिफरेंस नहीं है सलीम जी, ब्लैक लीजिए रेड लीजिए, दोनों बॉक्स की परफॉर्मेंस और लाइफ सेम है। ठीक है, ओके ओके सर। हाँ सेम है। चलिए जे दत्ता जी बताइए। सर एक बार क्या क्या रीड करना है वो थोड़ा बता दीजिएगा ना सर प्लीज। देखिए क्या क्या सिक्योरिटी फाइल रीड में। करना है, पहले तो हाँ सिक्योरिटी रीड करना है, रोम 1 रोम 2 रोम 3, उसके बाद उसकी सॉरी डंप रीड करना है, रोम 1 रोम 2 रोम 3 एंड सिक्योरिटी रीड करना है। और इसको रीड करने के बाद कैसे राइट करना है ये मैंने बताया। हाँ, वो तो सर वो देख लिए हैं सर, वो देख लिए हैं सर। जी जी, वो मतलब वो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सिक्योरिटी फाइल है? वो तो पिंक कलर में होते हैं ना, उसका अच्छा कलर पिंक होता है। अच्छा, थैंक यू सर, वो मैं मिस कर गया हाँ था वो जगह तो इसलिए सर पूछ हाँ, लिया। वो पिंक कलर में जो भी फाइल्स दिखे उसकी बैकअप बना लीजिए। अच्छा ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, रंजन जी बताइए। सर ऐसे इतना क्वेश्चन करता है तो क्लास में कैसे करेंगे सर, ध्यान देंगे? इतना क्वेश्चन करते हैं क्लास के अंदर में, ठीक से समझ में नहीं आता है, ऐसा करता है। तो आप चैट ऑप्शन को सर बंद कर दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है कुछ। देखिए रंजन जी, चैट मैं इसलिए छोड़ देता हूँ ना कि हो ना हो मेरी आवाज बीच में चली गई या नेटवर्क चले गए तो मुझे आप लोगों से पता चल जाए कि हमारी कम्युनिकेशन लॉस हो चुका है। इसीलिए हम एक चैट ऑप्शन भी रहने देते हैं। अब उसका भी इतना ज्यादा मतलब इस्तेमाल करते हैं कि क्वेश्चंस और क्वेश्चन से बाहर पे बाहर सवाल आते रहते हैं, और फिर भी मैं हाँ सर, अब यहाँ है कि सब क्वेश्चन आता है। हाँ टॉपिक से सो रिलेटेड सबको। है तो अब हाँ मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। मैं हमेशा हाँ बोलता सर, हूँ ऐसा ही हो रहा है, कि मैं वैसे ही जो तो हो रहा है चीज सर। बोलता हूँ सिर्फ आप उसे समझो ना, बाद में तो इसके हाँ लिए हाँ हाँ पूरी हाँ। कहानी बची हुई है। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक दिन में आप जेटैक के हीरो बनने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, सब पूरा देखने से ऐसे ही समझ में आ जाएगा, उसका क्वेश्चन भी हल हो जाएगा हर उसमें। एक आप उसकी पहले टेक्निक को समझिए, टेक्निक के बाद फिर हम उसके टॉपिक बताएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम आए तो फिर क्या आपको उस पर कमांड देने हैं। हाँ पहले सर, आप यही हर मैं बोल रहा कमांड हूँ। की लाइन को समझिए। हाँ हाँ, फिर तो आप बताएंगे ना किसका जी कौन जी कमांड है, वो तो बता देंगे ना सर। बस, जी और कोई बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं था सर, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे जी कोई। थैंक यू सर। ओके, चलिए कमल जी। जी जी कमल जी। जी सुन पा रहे हैं टेक्निकल कमल जी? टेक्निकल कमल जी। चलिए सुमन जी बताइए। सर नमस्कार, सर नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, आपका तो चोटी दिख रहा है यहाँ से। ठीक है सर, थोड़ा कपाल बड़ा 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 है ना तो हाँ इसलिए। हाँ हाँ, अच्छा सर है। बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं सर, आपका बहुत बड़ा फैन बन चुके हैं हम तो सर हैं। ओके ओके। सर ये इजी जेटेक होता है और एक होता है इजी जेटेक प्लस, ये क्या है सर, ये मतलब इसमें? देखिए इजी जेटेक और इजी जेटेच प्लस, ठीक ना, अभी जो बॉक्स मार्केट में आया हुआ वो सारे अब प्लस के नाम से आए। देखिए ये सब जितनी बार बॉक्स के नए नए वर्जन मार्केट में अपडेट्स होते हैं, नए नए बॉक्स मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका कुछ ना कुछ पहले आया था मात्र Z3X बॉक्स, Z3X के बाद आया फिर उसमें भी उसके अलग वर्जन आया, उसके बाद फिर आया इजी जेटेच, फिर आया इजी जेटेच प्लस। तो ये सब बॉक्स की एक सीरीज है। तो अभी जो हम लोग सीखते हैं वो इजी जेटेच प्लस सीखते हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट बॉक्स है हाँ। मार्केट में और अच्छा काम करता है, यूएफएस एमएमसी दोनों होता है इससे। ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, चलिए विपिन जी। सर हेलो। जी हेलो सर, जैसे U5 में एक ही बार में ऑटो ऑटो से वोल्टेज होता है और सेल के रहता है, जी जी जी। जैसे इजी जेटा में नहीं हो सकता क्या ऑटो? नहीं नहीं, देखिए थोड़ा थोड़ा दोनों बॉक्स में कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना विपिन जी।
देखिए इजी जेटेज में क्या है कि एक तो VCC क्यू वोल्टेज आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ VCC इसमें देना है। जेटेक में दोनों है, तो जेटेक में और UFI में ये थोड़े से फर्क है। UFI में आपको VCC क्यू देने पड़ते हैं, जेटेज में नहीं देना पड़ता है। जेटेज में सिर्फ एक IO वोल्टेज देना पड़ता है, यानी IC का मेन वोल्टेज सिर्फ, बस। ठीक है, ठीक है। और ये HKGN कम्युनिकेशन, क्या नाम है सर? HKGN हाइनेक्स है क्या? जी बताइए। सुन पा रहे हैं? देव राणा जी बताइए। जी सर, कौन सी कंडीशन में हमें डंप लेना चाहिए सर? जब भी आप अपने MMC का हैंग ऑन लोगो, डेड बूट रिपेयर एवं EMMC की पार्टीशन रिपेयर या बैड हेल्थ रिपेयर, ये सब प्रॉब्लम जब भी आपके MMC में आती है तो इस प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने से पहले उसका डंप लेना और सिक्योरिटी लेना जरूरी होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। तो 1 बज गया है दोस्तों। अब तो काफी लोग, अभी भी आप लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है। हेलो हेलो सर, जी मेरी आवाज सुन रहे हो आप? जी जी, मेरा एक सुन रहा क्वेश्चन हूं। था सर। जैसे यूएफआई में होता है ना EXT CST मींस EasyJet में रोम 1 होता है ना? EXT CXT में नहीं होता है सर, EXT CXT दोनों के सेम ही रहते हैं। ठीक है, सिर्फ हाँ जो वही। है ये देखिए UFI में जो आपका यूजर एरिया होता है वो जेटेक में रोम 1 होता है। ए, ठीक है, हाँ सर, वही में कंफ्यूजन था यार थोड़ा। हाँ। और जो आपकी जो UFI बॉक्स में बूट 1 रहते हैं वो यहाँ रोम 1 रहता है, और जो वहाँ बूट 2 रहते हैं वो यहाँ रोम 2 रहता है। जैसे कि अभी आप क्लास टैब में गए ना, क्लास टैब में गए तो उधर EXT CST अपने आप ही सिलेक्ट हो जाते हैं या करना जी, पड़ता वो है? अपने आप इसलिए लेता है ना क्योंकि वो बैकअप भी तो अपने आप लेता है ना। उसकी तो बैकअप हमने लिया नहीं था, वो ऑटोमेटिक सेव कर देता है सी में, तो ये ऑटोमेटिक उठा भी लेता है वहां से, आपको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर, यही प्रॉब्लम था मेरा, और तो नहीं। ओके ओके, तो चलिए दोस्तों, अब तो माफी चाहेंगे अगर कुछ लोगों का सवाल रह गया है। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में शाम में 3 बजे। तो आप लोगों का क्लास होगा ही आज, मेरे ख्याल से वहाँ स्कीमेटिक है आप लोगों का आज शाम 3:30 बजे से। ठीक है।